गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीक तो मिल नहीं पाए थे। अब एजुकेशन फॉर अटेंशन आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था पहले। अभी सेकंड चैप्टर जो है ह्यूमन ब्रेन के ऊपर वो देखेंगे। हालांकि बहुत कुछ हमने जो डिस्कोर्सिस में ब्रेन ए, ब्रेन बी, ब्रेन सी के बारे में जो देखा है वही यहाँ ज़्यादातर के अंदर है, पर कुछ और भी बातें हैं। तो एक थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ नया भी समझना मिलेगा। अब ये चीज़ों का रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ज़्यादातर, तो बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। अब शायद पूछे कि भाई 3B में क्या था, तो इसमें से कई लोगों को याद ही नहीं आएगा कि 3B ब्रेन बी क्या था। 3B नहीं, पर ब्रेन बी का क्या था, तो शायद हमें याद नहीं आए। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है इसका। और उसका एक कारण ये है कि जब कभी हम कोई कृपा से और अपने प्रयत्न से ब्रेन में एंटर होंगे जब, तब फिर हमें पता लगेगा कि हम एक्चुअली क्या क्या हो रहा है अंदर, कहाँ हैं हम और क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को, ब्रेन के अंदर की क्या चीज़ें हैं, वो किस तरह काम करती हैं, ये खाली एक सैद्धांतिक रूप में जानना ज़रूरी नहीं है, पर हमें जब प्रैक्टिकल होता है तो उसके अंदर अगर हम ये कर सकते हैं तो उस समय ये सब सारी चीज़ें बहुत काम में आएगी। और दूसरा क्या है कि शरीर के दूसरे अंगों को तो हम थोड़े बहुत जानते हैं, जैसे भाई लीवर क्या है, कहाँ है, किडनी क्या है, हार्ट क्या है, उसके फंक्शन क्या है, पर ब्रेन के बारे में हम कुछ नहीं जानते। और दूसरी समझने की बात यह है कि यहाँ जो ब्रेन के बारे में बताया जाता है ये किताब में या योगा के अंदर, तो वो फिजियोलॉजिकल नहीं है, कोई ब्रेन के कोई पार्ट्स या कंपोनेंट के कोई ब्रेन के हिस्से की बात नहीं है। ये जो ब्रेन फंक्शनल है, जैसे कि भाई ब्रेन एक होता है, या जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, मतलब कि जो थिंकिंग का काम कर रहा है। तो एक्चुअली जो प्रक्रिया जो है उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। तो खाली फिजियोलॉजिकल हम जानना प्रयत्न नहीं करते हैं। तो ये इसीलिए इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन ब्रेन हमारा है क्या। हालांकि आज तो साइंस भी इतना ब्रेन के बारे में नहीं जानता है, और जो फिजियोलॉजिकली भी जानता है उसमें से बहुत चीज़ें, क्योंकि जो डीप में जो है ब्रेन का ऊपर का कॉर्टेक्स का हिस्सा है वो कुछ साइंस जानता है, पर डीप में जो है वो साइंस भी बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता है। और योगी जो है वो कभी न कभी उस सब एरिया के अंदर जाता है, वहाँ वो छूता है और वहाँ अनुभव करता है, क्योंकि वो जगह के ऊपर चक्र वगैरह भी है। हमारे ब्रेन का जो थैलेमस एरिया है, वहाँ जो बिंदु चक्र, फिर सहस्त्रार चक्र वगैरह उसी एरिया में है। तो उस पर तो उसको काम करना पड़ता है, तो वो उसको बार बार उस एरिया में जाना पड़ता है योगी को। इसीलिए ये सारी चीज़ों को सैद्धांतिक रूप में भी जानना ज़रूरी है, और कभी ना कभी हमें उसका एक्सपीरियंस भी करना चाहिए। अब पढ़ते हैं। किताब के अंदर पेज नंबर 9 के ऊपर है चैप्टर 2, द ह्यूमन ब्रेन। एज टॉट बाय पतंजलि, द ह्यूमन ब्रेन हैज डिफरेंट एरियाज परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। फॉर डिटेल्स सी द डायग्राम्स एट द एंड ऑफ द बुक। तो यहाँ वही बात कही है कि डिफरेंट एरिया क्या है और डिफरेंट उसके फंक्शन क्या है। हमें जो जानना है वो वही है कि डिफरेंट एरिया के अंदर डिफरेंट फंक्शंस क्या है। तो वो जानना हमारे लिए खास ज़रूरी है। और
देखो यहाँ डॉक्टर फारूक ने भी पतंजलि का नाम दिया है, तावरिया जी ने भी इनकी योग सूत्र के अंदर ये सारी चीज़ें कि पतंजलि ने समझाई इस तरह। पर हकीकत ये है कि ये सारा जो ये साइंस है उसको एक्सप्लोर तावरिया जी ने खुद ही किया है। वो चाहे पतंजलि को क्रेडिट देना चाहते हैं तो वो ठीक है, क्योंकि योग सूत्र के प्रणेता तो महर्षि पतंजलि ही थे। पर आप देखोगे कि डायग्राम वगैरह जो वो डिज़ाइन खुद उन्होंने किए, ड्राइंग किसी से करवाया, पर आइडिया उनका खुद का था। कई चीज़ें क्या है आप डायग्राम में देखेंगे तो वो किसी को हम तो पता नहीं है कि ब्रेन में कौन सी चीज़ क्या है, कौन सा बिंदु कहाँ है। उन्होंने नंबर वाइज सब कुछ दिया है, मूलाधार से लेके ब्रेन तक, और ब्रेन के अंदर सब नंबर दिए हैं। फिर राइट मिड ब्रेन, लेफ्ट मिड ब्रेन कौन सा है, फ्रंट का जो फोर ब्रेन कहाँ है, कौन सा है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन एरिया क्या है, उसके अंदर कौन से IESM केंद्रस है, पीछे रियर ब्रेन के अंदर क्या है, मेमोरी वगैरह। ये डिटेलिंग जो है वो उनकी खुद की थी और उन्होंने खुद ये सारी चीज़ें ढूंढी थी, एक्सप्लोर की थी, और उसका साइंस उन्होंने खुद ही डेवलप किया था। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने कहीं से लिया है ये चीज़ें। और हम जानते हैं कि भाई जो ब्रेन का C एरिया है, साइलेंट एरिया, और वहाँ सारा ज्ञान छुपा हुआ होता है, पड़ा हुआ होता है। तो अगर कोई वहाँ पहुँचता है और वो जो चाहता है तो वो साइंस वहाँ से ले सकता है। तो हो सकता है कि तावरिया जी ने भी ये साइलेंट एरिया से ये सारा ज्ञान लिया हो और फिर अपने ब्रेन का उपयोग करके उसको एक सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट किया है, ऐसा हो सकता है। ब्रेन ए or the thinking area or thinking instrument is a marvelous computer consisting of the forebrain or front lobe, the rear lobe with memory pools, a passage running across the top of the brain linking the two lobes, and the two large midbrain areas comprising of right and left lobes, but covering only the top soil surface from 1 to 2 mm in depth, that is the cortex. This is the thinking area or instrument of the brain, normally translated by scholars as mind stuff. तो ये एरियाज को अब तक हम जान गए हैं कि पहला जो है वो ब्रेन ए है, और ब्रेन ए जो है वो उसके अंदर ये जो कौन सी चीज़ है। तो एक हम जानते हैं कि भाई आगे का जो एरिया है रजिस्ट्रेशन एरिया है, और उसके अंदर IESM केंद्र है, वो एक ब्रेन ए का पार्ट है। दूसरा पीछे वाला ब्रेन जिसको रियर ब्रेन कहते हैं, और जहाँ मेमोरी पड़ी है, जहाँ मेमोरी 3A और 3B है, तो वो पार्ट ये ब्रेन ए का पार्ट है। और उसके अलावा जो पीछे से आगे तक एक पाथवे जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जब इनकमिंग इम्पल्स मेमोरी पैटर्न को मिलता है तो आगे तक उसको जाने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए उसको। ऐसे तो कोई डायरेक्ट ब्रेन में आर पार तो निकल नहीं जाएगी। तो उसके लिए एक पाथवे भगवान ने बनाया हुआ है, और वो पाथवे जो है वो ऊपर से जाता है, मतलब पीछे का ब्रेन का हिस्सा है, वहाँ से फिर ऊपर की हिस्से में जो समझो कि सरफेस से 1 या 2 मिलीमीटर डेप्थ के अंदर वो होता है वो पूरा पार्ट, और वो आगे की ओर जाता है जहाँ आगे रजिस्ट्रेशन एरिया है। और वो जो है वो एक चमड़ी से ढका हुआ एक कवरिंग ही होता है जिसके अंदर ये पूरा पाथ बताया गया है। उसके अलावा जो है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर जो 2 लोब्स है, जिसको हम लेफ्ट मिड ब्रेन और राइट मिड ब्रेन भी कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर कवर होती है। ये ब्रेन ए के सब हिस्से हैं। और कई जगह पर इस ब्रेन ए को माइंड स्तंभ भी कहा है,
सावरिया जी ने योग सूत्र में भी कई जगह पर माइंड स्टफ यूज़ किया है। माइंड स्टफ मतलब कि मन का द्रव्य, मन जो जिसके हम नॉर्मली की कोर्स में जिसको मन कहते हैं, तो मन किससे बना है, तो इन सारी चीज़ों से मन बना हुआ है। हालांकि उसके अंदर जो एस्ट्रल पार्ट है, एस्ट्रल पार्ट का उसका जो ब्रेन है उसको हम रियल में मनस कहते हैं। तो मनस के बिना ये चाहे कितने भी एरिया है कुछ भी हो, पर अगर मनस एक्टिव नहीं है तो कोई प्रोसेस थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर हो नहीं पाती है। तो फिजिकल का ब्रेन और एस्ट्रल का मनस, ये दोनों मिलके विचार की प्रक्रिया बनती है। थिंकिंग प्रोसेस, अब थिंकिंग प्रोसेस क्या है वो भी हम जानते हैं, फिर भी यहाँ जिस तरह बताया है तो देखते हैं कि इनकमिंग इम्पल्सिस आर रिसीव्ड बाय द रियर ब्रेन और लोब। द इनकमिंग इम्पल्सिस वेदर इमर्जिंग फ्रॉम द सेंसेस in contact with the environment or emerging from inward stimuli, that is proprioceptive, reach the rear brain or lobe, where they draw out identical memory patterns from the rear lobe and then move through a passage running across the upper surface of the brain to the forebrain registration area. Both the incoming impulses and the memory patterns are coded in the universal symbol. The meeting of these two create a negative picture like a photographic negative, but with vital difference to be examined later. तो ये सारी प्रोसेस हम जानते हैं कि भाई 5 इंद्रियों द्वारा हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स आता है, जिसको हम तन्मात्रा भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इनकमिंग इम्पल्स है, पर इसको संस्कृत में या हिंदी में गुजराती में कहा है तो तन्मात्रा। तो 5 इंद्रियों द्वारा तन्मात्रा हमारे अंदर आती है और फिर वो जो पहुंचती है ब्रेन का पीछे का हिस्सा जो है, जिसको डायग्राम में तालुका कहते हैं, तो तालुका पर पहुंचती है और वहाँ मेमोरी का पूल है और वहाँ से मेमोरी जो आइडेंटिकल मेमोरी, मतलब जो चीज़ देखी है या सुनी है इसके मुताबिक का जो इम्पल्स आया और उसके मुताबिक की मेमोरी पैटर्न निकलनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैं पेड़ को देखता हूँ, एक ट्री को देखता हूँ, तो ट्री का इम्पल्स मेरी आँखों द्वारा अंदर जाता है, और आँखों मतलब कि सेंसिस, नॉट सेंस ऑर्गन, तो सेंस द्वारा वो जाता है अंदर और फिर वो इम्पल्स ब्रेन में पहुंचता है, ईदा या पिंगला द्वारा ऊपर जाता है और वो रियर ब्रेन में पहुंचता है। वहाँ वो अगर वही पेड़ की मेमोरी पड़ी है तो ही विचार बन पाएगा। अगर दूसरे पेड़ की भी मेमोरी है, क्योंकि हम जानते हैं पेड़ तो अनेक प्रकार के होते हैं, पर जो पेड़ मैं देख रहा हूँ उसकी मेमोरी अगर ब्रेन में वहाँ पड़ी है तो ही वो उसको आइडेंटिकल मेमोरी कहा जाता है। और अगर वो पड़ी है तो फिर दोनों मिलके विचार का स्वरूप आगे जाके बनाएंगे। तो इस तरह इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न ब्रेन के ऊपर के हिस्से से आगे रजिस्ट्रेशन एरिया में जाते हैं और वहाँ अभी ये दोनों जो है वो कोडेड फॉर्म में है, मतलब कि हमारी भाषा में विचार नहीं बना है। जब फाइनल विचार बनता है तो हमारी भाषा में बनता है, चाहे जो हमारी मदर टंग है या जिसमें जो भाषा में हम दिन भर में विचार करते हैं। कोई हिंदी में विचार करता होगा, कोई गुजराती में करता होगा, कोई इंग्लिश में करता होगा, या अपनी अपनी भाषा जो होती है वहीं हम उसके ही वो हमारी भाषा है और हमारे अंदर विचार भी उस भाषा से बनते हैं। पर वो तो जब डिकोड होगा तब वो भाषा आएगी। ये अभी जो आगे गए हैं वो कोडेड रूप में हैं और फिर वहाँ IESN केंद्र के पास जाते हैं तो वहाँ वो डिकोड होते हैं, जिसको यहाँ एक यूनिवर्सल सिंबल भी कहा है। तो यूनिवर्सल सिंबल में कोडेड फॉर्म में आते हैं। इसको अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो वो जो है उसका फॉर्म जो है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। विचार जो है वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, पर इम्पल्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। मेमोरी जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। तो इम्पल्स आता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मेमोरी पैटर्न जो अंदर पड़ी है वो भी
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। अब दोनों जब आगे जाते हैं और डिकोड होता है तो फिर जब विचार बना तो फिर वो मॉलिक्यूलर के अंदर विचार हो जाता है और हमारी भाषा के अंदर तो विचार को हम समझ सकते हैं। और वहाँ जो IESM केंद्र है उसका कलरिंग उसके ऊपर चढ़ जाता है। जैसा IESM केंद्र उसको उसके जो रेशियो कैसा है या उसके अंदर किस तरह की इंटेंसिटी है उसके मुताबिक फिर फाइनल विचार बनता है और ये फ्रंट लोब से ही आज्ञा चक्र से ही बाहर निकल जाता है। अब जो पीछे के हिस्से के अंदर जो इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न दोनों जो इकट्ठे हुए उसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो पहले के ज़माने में जो कैमरा होते थे उसके अंदर रोल डाला जाता था और वो नेगेटिव के रूप में काम करता था। उसके ऊपर जो प्रिंट छपती थी तो वो ब्लैक एंड वाइट के रूप में आती थी नेगेटिव। उसको जब प्रोसेस लैब में किया जाता था तब वो फिर कलरिंग पिक्चर बन जाती थी। तो पीछे के हिस्से में जो है वो हमारा कैमरा के नेगेटिव की तरह है और जब आगे वो यहाँ रजिस्ट्रेशन एरिया में आता है और वो IESM केंद्र के कलर चढ़ते हैं तो फिर वो कलरिंग पिक्चर के रूप में हमारा विचार बन जाता है और वो बाहर निकल जाता है। वो बात इस पैराग्राफ के अंदर समझाई है। In the forebrain or lobe, the impulses together with the memory patterns register themselves as full-fledged thought image, the nature of which is determined by the qualitative structure of the forebrain, that is, by the strength and nature of the four centers therein, namely intellectual I, emotional E, sex S, and movement M, which determine the quality of the registered experience. This is the verbal brain or the thinking instruments. अब ये जैसे हमने अभी बात की इस तरह ये जो मेमोरी पैटर्न और इनकमिंग इम्पल्स फिर आगे जाते हैं तो वहाँ फुल फ्लेज एक थॉट इमेज बन जाती है। एक जिसको हम फाइनल विचार कहें तो एक फाइनल विचार वहाँ बन जाता है और वो विचार की फिर क्वालिटी क्या होगी। तो जिस तरह का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर के मुताबिक वो विचार बनेगा। तो स्ट्रक्चर का क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि अभी ये व्यक्ति कौन से रेशियो के अंदर जी रही है। ये व्यक्ति का जो IES केंद्र जो है वो 248 के अंदर है या फिर थोड़ा वो एडवांस है, वो 5221 तक पहुंचा हुआ है, वो उससे भी आगे है। तो किस प्रकार का उसका क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर है सत्व रजस तमस से बना हुआ उसके मुताबिक ही विचार बनेंगे। हमारे सबके जो विचार बनते हैं हर समय उसके अंदर ये सत्व रजस तमस का या जिसको कहें इंटेलेक्चुअल इमोशनल और सेक्स सेंटर्स इनका मेन रोल होता है। एक विचार बना तो वो विचार अगर उसके अंदर इमोशन ज़्यादा होंगे तो वो रजोगुण प्रेरित विचार होगा, जिसके अंदर सेक्स का वो ज़्यादा होगा तो वो तमोगुण प्रेरित विचार होगा। इस तरह का ये क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर जो है हमारा सत्व रजस तमस का बना हुआ उसका जो रेशियो है उसको यहाँ स्ट्रेंथ कहा है, बाय द स्ट्रेंथ एंड नेचर ऑफ द फोर सेंटर्स। तो ये जो उनके चारों केंद्र है उसका जो स्वभाव है उसके मुताबिक या उसका जो रेशियो है उसके मुताबिक ही हर विचार है बन पाएगा। और हमारा जो अनुभव होगा, जो अनुभव जो रजिस्टर होता है वो भी फिर उसकी जो क्वालिटी है वो भी उसके मुताबिक होगी। मतलब वो 248 वाला अगर स्ट्रक्चर है तो जो एक्सपीरियंस होगा तो वो उसके मुताबिक वही क्वालिटी का होगा। अगर हमारा स्ट्रक्चर ऊपर उठा हुआ है तो फिर वो जो एक्सपीरियंस रजिस्टर होता है वो डिफरेंट काइंड का होगा। और इसको वर्बल ब्रेन या थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। आउट ऑफ मिलियंस of impulses reaching the human organism, about 30,000 per second, a few hundred reach the thinking area, brain A. The time taken for impulses to move from the rear lobe area
in the rear brain to registration area of brain A in the frontal lobe is just 1/120 of 1 second. अब ये भी बात हम जानते हैं कि नॉर्मल कोर्स में हमारे जो विचार बनते हैं उसके लिए जो इम्पल्स जो ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन ए के अंदर, उसकी जो स्पीड है वो 1 सेकंड के अंदर 120 की है। मतलब 1 सेकंड के अंदर 120 इम्पल्सिस हमारे ब्रेन के अंदर एंटर हो जाते हैं। हमारा ऑर्गेनिज्म के अंदर 30,000 आता है, पर जब थिंकिंग एरिया में जाना है तो उसमें से सिलेक्टेड जो है वो थिंकिंग एरिया के अंदर जाता है। अब इसकी स्पीड क्या है, तो यहाँ देखो नॉर्मल कोर्स में हम ऐसा मानते हैं कि 120 तो ऑर्गेनिज्म में आया और ब्रेन तक पहुँचा, रजिस्ट्रेशन एरिया तक, उसको हम 1 सेकंड में 120 मानते थे। पर यहाँ क्या क्लियर कट बताया है कि रियर ब्रेन से लेके फ्रंट लोब तक का, मतलब कि ये स्पेसिफिक एरिया है जो जहाँ जो ये इम्पल्स मूव करते हैं उसकी स्पीड तो ऑर्गेनिज्म में दाखिल होते हैं वहाँ से नहीं इसको नापना है, पर जो ब्रेन के अंदर एंटर होते हैं और रियर ब्रेन से लेके आगे फ्रंट ब्रेन जो है वहाँ तक जो जाते हैं उसकी स्पीड यहाँ 1 सेकंड में 120 बताई है। तो नॉर्मली हम जो मानते हैं या जानते हैं उसे यहाँ और थोड़ी बात क्लियर बताई है। Recognition and recognition taking place resembles the negative of a camera picture, and registration in the front lobe is the developed many-dimensional positive picture in color and in depth. Color includes all shadows of emotions, sex, feelings, etc. For details refer to diagram. तो ये जो यहाँ जो रिकग्नाइजेशन होता है, जो एक पहचान बनती है, वो पहचान जो है वो कैमरा का जो नेगेटिव पार्ट की जिस तरह पहचान होती है इस तरह की ये है। मतलब कि जब इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न दोनों मिले कि उसी तरह उसी पॉइंट के ऊपर ये पहचान हो जाती है, मतलब नेगेटिव डेवलप हो जाती है। और वही चीज़ जब आगे जाती है रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर तो वहाँ मैनी डायमेंशनल पॉजिटिव पिक्चर बनते हैं और उसके अंदर कलर भी ऐड होते हैं। कलर का सामान्य अर्थ हम जो है वो ये केंद्रों की इंटेंसिटी है उसको वो कलर के रूप में हमें जानना चाहिए कि भाई कौन सा सेंटर एक्टिव है और उसकी कौन सी इंटेंसिटी है, उसके मुताबिक ये विचार फाइनल बनेगा। तो इस तरह वो इसका कलरिंग होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन इम्पल्सिस 1 return to the rear brain as additions to the storehouse of billions of memories. In this way, there is continuous reinforcement of past patterns of experience and behavior. These are the photocopies that are filed. 2. The original registered impulses go out of the system or leak out as our outgoing impulses from ajna, point number 8 in diagram, to become other people's incoming impulses. अब यहाँ दो प्रक्रिया होती है कि जब एक बार विचार बन गया तो दो प्रक्रिया होगी। एक प्रक्रिया में क्या होगी कि विचार का एक पार्ट जो है वो फिर से जो पिछला ब्रेन का पिछला हिस्सा है जहाँ हमारा मेमोरी का स्टोर हाउस जो है वो उसकी मेमोरी स्टोर हाउस के अंदर फिर से चली जाएगी। तो कोई चीज़ हम पहली बार देखते हैं तो उसकी जो पहली मेमोरी बनी वो भी ये पीछे के जो 3A का जो एरिया है वहाँ जाके वो स्टोर हो जाएगी, सेव हो जाएगी वो मेमोरी। फिर जब जब हम बार बार देखेंगे तो वही चीज़ जो है वो उसको रीइंफोर्समेंट मिलता जाएगा, वो मजबूत होती जाएगी और फिर वो पैटर्न इस तरह मजबूत होकर एक मेमोरी कंप्लीट मेमोरी बन जाएगी। फिर जब भी हम वही चीज़ देखेंगे तो तुरंत ब्रेन हमें बताएगा कि ये चीज़ है, मतलब हमारी मेमोरी तुरंत काम करने लगेगी। तो इस तरह
एक बच्चा भी सीखता है तो हमेशा इस तरह सीखता है। बच्चा हमेशा पूछता रहता है ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है। तो बच्चे को जब हम समझाते हैं तो उसकी धीरे धीरे करके मेमोरी बननी चालू होती है, और मेमोरी उसके जो ये पिछले ब्रेन का हिस्सा है उसमें ये स्टोर होती है। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, क्लासरूम में जो पढ़ता है, वो सारी की सारी मेमोरी जो है वो यहाँ ब्रेन के पिछले हिस्से के अंदर वो सब जमा होती है, इकट्ठा होती है। इस तरह बच्चा धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीखता है, और हम भी इसी तरह सीखते ही रहते हैं हर समय। तो ये एक प्रक्रिया ये हो गई कि विचार का एक भाग जो है वो यहाँ 3A में आके फिर से समा गया, और दूसरा जो रियल विचार बना वो फिर ब्रेन का जो आगे का हिस्सा है वहीं से बाहर निकल जाएगा। कॉन्शियस ब्रेन या जो रजिस्ट्रेशन एरिया है जहाँ आज्ञा चक्र कहते हैं, वो आज्ञा चक्र से फिर विचार वहाँ से बाहर निकल जाएगा। और जब वो बाहर निकलेगा उसके बाद में फिर से वो दूसरे का एक फुट बन जाएगा। मतलब हमारा जो आउटगोइंग है वो दूसरे का इनकमिंग बन जाएगा। फिर से यही विचार को कोई उठा लेगा और इस तरह का ये विचार उसके अंदर भी बनने लगेंगे। तो पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो हमेशा विचारों से भरा हुआ होता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई ध्यान वगैरह करना है तो अर्ली मॉर्निंग करो, जब विचारों जब थोड़ा सुसुप्त हो जाते हैं, जब शांत हो जाते हैं। क्योंकि लोग सो गए हैं तो अभी विचार बनने भी कम हो गए हैं, तो ज़रा शांति है वातावरण के अंदर। उस दौरान आप जब तब करना है, ध्यान करना है, तो उस टाइम करने का कारण यही है कि तब वातावरण के अंदर विचारों के इम्पल्सिस जो है वो थोड़े कम घूमते हैं। अब दूसरी बात ये है कि जो हमने जैसे बताया कि भाई इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, और विचार बनता है तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाता है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो विचार था वो हमारे रजिस्ट्रेशन एरिया तक मॉलिक्यूलर फॉर्म में था। जैसे ही वो हम इसको एटमॉस्फेयर में फेंकते हैं तो फिर से वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में आ जाता है और इम्पल्स का रूप ले लेता है। तो फिर से दूसरे व्यक्ति के अंदर इम्पल्स के रूप में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही जाएगा। तो ये एक समझने की बात है कि जब हमारे अंदर आता है तो विचार बनता है, तो विचार का फाइनल रूप हमेशा मॉलिक्यूलर होता है, और इम्पल्स का जो रूप है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक होता है। ये एक स्पष्टता हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अब दूसरी बात ये कि यहाँ कहा कि भाई एक इम्पल्स जो है दूसरे का फूड बन जाता है, उसका मतलब क्या कि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि भाई जैसे कि सब बैठे हैं और एक व्यक्ति गुस्से हो जाता है, तो मतलब क्या हुआ कि गुस्सा का इम्पल्सिस, गुस्से का विचार उसने फेंका तो और वो इम्पल्सिस बन गए। अब वो जो नज़दीक में है और जिसका रेशियो भी इसी तरह का है 2:4:8 का ये मानो के, या जिसके अंदर ये इमोशंस ज़्यादा एक्टिव है या एग्रेवेट है, ऐसी व्यक्ति जो है वो इस तरह के इम्पल्स तुरंत पकड़ लेगा और वो भी उत्तेजित हो जाएगा, उसके अंदर भी धीरे धीरे गुस्सा चालू होता है। तो हम देखते हैं कि दो व्यक्ति जब झगड़ती है तो एक व्यक्ति गुस्से में है, दूसरी व्यक्ति शांत होती है, पर धीरे धीरे करके दूसरे व्यक्ति भी गुस्से में आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो इम्पल्स बाहर निकलते हैं गुस्से का, और वही इम्पल्स उसका फूड बन जाता है, उसके अंदर इनकमिंग इम्पल्स बन जाता है, और उसको भी फिर उसके जो ISM केंद्र है वो एक्टिवेट होते हैं, खास करके इमोशंस केंद्र एक्टिव हो जाता है और उसको भी गुस्सा फिर आने लगता है। तो नेगेटिव इमोशंस इस तरह बन जाते हैं। तो ये बात है कि भाई कहते हैं कि भाई सत्संग करो या अच्छे व्यक्तियों से मिलो, तो इसका कारण क्या है? यही बात है कि अगर ये इम्पल्स का ही साइंस है और हर समय इस तरह के ही इम्पल्स में अगर हम जीते हैं तो निश्चित रूप से गलत रूप के जो इम्पल्स है वो हमारे अंदर घुस जाएंगे और हमें परेशान करेंगे, क्योंकि हमारा रेशियो भी इतना अभी सुदृढ़ नहीं है। अभी कुछ जैसे कि एक टीवी के अंदर कोई एक सेक्सुअल सीन जब आता है तो व्यक्ति क्यों उत्तेजित होता है?
क्योंकि उसका इम्पल्स जो है वो उसके अंदर गया और उसका अभी सेक्स सेंटर जो है या जिसको हम तमस कहते हैं वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि जिसको अपोज करे या रेजिस्ट करे। तो वो इम्पल्स वो ले लेता है, टीवी में जो देखता है वो ले लेता है और उसके अंदर उत्तेजना आनी चालू हो जाती है। तो यही बात है, ये इम्पल्स का साइंस यही है, इसको खास गहराई से समझना चाहिए कि हम किस तरह बच सकते हैं। जब हम ऐसे वातावरण में रहते हैं या ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो हमारे ये 248 जो सेंटर से हमेशा सक्रिय हो ही जाते हैं और उसके मुताबिक फिर हमारे विचार बनने लगते हैं। तो ये एक गहरी बात है और उसको हमें खास समझना चाहिए। दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कैन नॉट टेक प्लेस in the absence of the infinite mind or cosmic mind chitti pervading the whole universe and acting like a catalyst as the individual mind चित्त। तो ये भी हम जानते हैं कि भाई ये पावर सोर्स क्या है। हम कहते हैं कि भाई ये ब्रेन तो कंप्यूटर है, ब्रेन कंप्यूटर ऐसा ही शब्द यूज़ करते हैं। तो अगर कंप्यूटर है तो उसका तो फिर पावर सोर्स भी होना चाहिए, कहीं से उसके अंदर पावर इलेक्ट्रिसिटी तो आनी चाहिए, तो वो चलेगा ना। तो ब्रेन का जो पावर सोर्स है वो चिट्टी है, या चिट्टी में से जो चित्त बनता है, इंडिविजुअल माइंड जो बनता है वो चित्त, वो इसका पावर सोर्स बनता है। और वो भी हम प्रक्रिया जानते हैं कि भाई चित्त जो अंदर आता है, चिट्टी से चित्त बना, पर वो चित्त का काम जो है वो खाली ब्रेन को एनर्जी देना है ताकि ब्रेन जो है वो एक्टिव हो पाए। उसको काम करना है कैटलिस्ट के रूप में, मतलब एक तटस्थ भाव में या एक उद्दीपक के रूप में उसको रहना है। उसको ब्रेन की प्रोसेस के अंदर चिपक नहीं जाना है, इन्वॉल्वमेंट इसका नहीं होना चाहिए। अब हमारी स्थिति यही है हमेशा कि एक हम आइडेंटिफिकेशन या इन्वॉल्वमेंट की स्थिति में ही जीते हैं। हर चीज़ के साथ हम चिपके हुए हैं, वो चीज़ है, व्यक्ति है, विचार है, हमारा धर्म है, जो कुछ है सबको एकदम जोर से चिपके हुए हम बैठे हैं। और वो अंदर के आइडेंटिफिकेशन की स्थिति है। तो आइडेंटिफिकेशन किसका हुआ? चित्त का, मतलब कि जो चित्त अंदर आया वो और ब्रेन की प्रोसेस, ये दोनों का एक आइडेंटिफिकेशन हो गया। उसको तोड़ना है, साधना और कुछ नहीं है। अगर चित्त अपनी जगह पर है और ब्रेन अपनी जगह पर है तो और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर तो नेचुरल कोर्स में जो आगे की जो है वो क्रिया बनती रहेगी। पर क्योंकि अभी ये दोनों चिपके हुए हैं तो हम कोई और कुछ साधना ही नहीं कर सकते, और धारणा ध्यान समाधि तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर तो पहले तो ये आइडेंटिफिकेशन टूटना पड़ता है। अगर वो टूटेगा तो फिर धारणा ध्यान समाधि हो पाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो चित्त हमारा इस प्रकार जो है वो कैटालिक के रूप में वो रहना चाहिए। The right midbrain, which may be termed brain A1, the conceptual or non-verbal brain reaching from 2 to 20 millimeters in depth, deals with the creative visualization function and conveys new ideas to brain A, the thinking area or thinking instrument. It cannot function by itself without the coordination of brain A, द वर्बल ब्रेन। अब राइट मिड ब्रेन की हम देखा अलग अलग हिस्से, उसमें एक हिस्सा क्या है कि राइट मिड ब्रेन है। अब राइट मिड ब्रेन को यहाँ ब्रेन A1 कहा जाता है। थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो ब्रेन A है। अब राइट ब्रेन को उसका जो हिस्सा है उसको ब्रेन A1 कहा जाता है। और वो ब्रेन का काम क्या है या वो किस तरह का है कि वो नॉन वर्बल ब्रेन है या कंसेप्चुअल, मतलब एक ख्याल इसके अंदर उत्पन्न होता है। जैसे कि देखो एक आर्किटेक्ट होता है तो उसको अगर पहले मकान बनाना है तो उसके दिमाग के अंदर ख्याल तो आना चाहिए कि मुझे किस प्रकार का मकान बनाना है, जिसको हम डिज़ाइन कहते हैं। तो एक ब्रेन के अंदर एक डिज़ाइन बननी चाहिए कि एक मकान इस तरह का होगा जिसमें इतने कमरे होंगे, इस तरह का ये होगा, पूरा सेटअप। तो पहले ये कंसेप्चुअल ये बनेगा, उसके बाद में फिर वो जो है वो पूरा स्वरूप लेगा। तो ये जो राइट मिड ब्रेन है वो ये जगह है कि जहाँ हमारे ख्याल बनते हैं।
अभी विचार नहीं बना है, अभी एक ख्याल है और जिसके वो नॉन वर्बल है। वहाँ अभी वर्बल रूप में जिसको हम कह सकते हैं इस तरह का, जिसको हम समझा सकते हैं इस तरह का भी नहीं बना है, एक ख्याल के रूप में ही है। और उसका जो एरिया जो है वो 2 मिलीमीटर से लेके 20 मिलीमीटर तक का इतना बड़ा इसका एरिया, इतना डेप्थ होता है उसको। और उसका फंक्शन जो क्या है वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। तो जैसे ये हमने आर्किटेक्ट का एग्जांपल देखा, या फिर हम ध्यान में हम एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, या कॉन्शियस स्लीप के अंदर हम जब बॉडी रिलैक्स होता है तो हम विजुअलाइजेशन क्रिएटिव कर सकते हैं कि जैसे पांचों इंद्रियों का जो फंक्शन है उसका हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि एक ख्याल इस तरह कि भाई अभी मैं जो है वो समंदर का किनारे जो है वो घूम रहा हूँ, ये हवा मुझे स्पर्श कर रही है, आँखों से मैं दूर दूर तक देखता हूँ, दरिया में जो लहरें उठती है वो क्षितिज के ऊपर सूर्यास्त हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक विजुअलाइजेशन होता है, कंसेप्चुअल, यहाँ वर्बल नहीं है, एक फीलिंग होती है, सेंसिंग होता है। तो ये चीज़ जो है वो हमारा राइट मिड ब्रेन करता है। और इस तरह का हमें रोज़ एक प्रयोग भी करना चाहिए, कोई भी एक इंद्रिय का या पांचों इंद्रिय का विजुअलाइजेशन का कोई भी प्रयोग। जैसे कि स्मेल का प्रयोग है तो आप इस तरह महसूस कर सकते हैं, सोचना नहीं है, महसूस करना है कि भाई अभी गुलाब की जो मेमोरी है, गुलाब की जो सुगंध है मेरे अंदर, वो उसको मैं निकालता हूँ और एज इफ यहाँ गुलाब पड़ा है इस तरह की मुझे स्मेल आ रही है। तो ये नाक की या सुगंध की गंध की संवेदना है, उसका हम ये इस तरह प्रयोग करते हैं। तो पांचों इंद्रियों का प्रयोग इस तरह हम कर सकते हैं और करना चाहिए। इससे हमारा ये राइट मिड ब्रेन जो है वो डेवलप होगा और वो बहुत काम का है हमारे जीवन के अंदर भी। मतलब क्रिएटिव जो अगर बनना है हमें, हमारी सेक्स एनर्जी का राइट यूज़ करना है, क्योंकि सेक्स एनर्जी है वो बेसिकली और ओरिजिनली वो क्रिएटिव एनर्जी है। एक बच्चा होता है उसके अंदर भी सेक्स एनर्जी होती है। एक बच्चा जो है वो रेत का टीला बनाता है या खिलौनों से खेलता है तो उसके अंदर एक क्रिएटिव होती है और वही सेक्स अंतर की या वो सेक्स एनर्जी इसको कहते हैं, वही है। बच्चे के अंदर भी वही एनर्जी काम करती है। अब हमारी वो एनर्जी जो है वो थोड़ी परवर्टेड हो गई है या आउटगोइंग हो गई है, उसको हम क्रिएटिविटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और जब हम ये राइट मिड ब्रेन को उपयोग करेंगे तो फिर हमारी जो सेक्स एनर्जी ये आउटगोइंग जो बाहर की ओर नज़र से और हर चीज़ से पांचों इंद्रिय से जाती है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए ये प्रयोग करना जरूरी है। अब कहते हैं कि इट कैन नॉट फंक्शन बाय इटसेल्फ विदाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रेन ए। अब राइट मिड ब्रेन को भी काम करना है तो उसको थोड़ा सपोर्ट तो ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट या ब्रेन ए है उसको वर्बल ब्रेन जो है उसको लेना पड़ता है। क्योंकि जब उसके अंदर हम फिर भाषा का उपयोग करेंगे तो जब भाषा का उपयोग करेंगे तो फिर वर्बल ब्रेन का भी उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कि भाई क्षितिज पर दूर सूर्यास्त हो रहा है, इस तरह अगर हम मन में भी बोलते हैं तो फिर वो यहाँ ब्रेन ए का उपयोग हमें करना पड़ता है, वर्बल ब्रेन का। पर बेसिकली वो चीज़ है कंसेप्चुअल। Within the large area of brain A1 is a center called the silent area, the seat of highest human intuition. This intuition can be transmitted to brain A, the thinking instrument, if a conscious link between the two is established. This calls for techniques and practices. अब ये जो ब्रेन का जो ये A1 है, मतलब कि जो राइट मिड ब्रेन है, उसके अंदर एक और एरिया है जिसको साइलेंट एरिया कहते हैं। हालांकि तावरिया जी ने उसको डिस्कोर्सिस में ब्रेन सी कहा है, यहाँ ब्रेन सी नहीं कहा है। ये ब्रेन ए का सेंटर यहाँ उसको बताया है साइलेंट एरिया के रूप में। और वो जो है ये साइलेंट एरिया क्या है,
यहाँ से हमारे अंदर इंट्यूशन आती है, मतलब जो अंतर प्रेरणा जो है, रियल अंतर प्रेरणा, सो कॉल नहीं, क्योंकि सो कॉल अंतर प्रेरणा तो माइंड से आती है उसकी बात नहीं है। तो रियल जो चित्ती से जो अंतर प्रेरणा आती है, वो अंतर प्रेरणा जो है वो यहाँ इस साइलेंट एरिया में आती है, इसलिए इसको सीट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन इंट्यूशन कहा गया है। जो हाईएस्ट इंट्यूशन की जो जगह है वो ये साइलेंट एरिया है। This intuition can be transmitted to brain A, the thinking instrument. अब अगर ये दो ब्रेन के अंदर जो एक लिंक बनती है, ये राइट मिड ब्रेन और ये दूसरा ब्रेन ए, तो फिर ये जो है वो लिंक बनने के कारण इस इंट्यूशन को ट्रांसमिट किया जाता है, तो उत्पन्न होती है ये साइलेंट एरिया के अंदर, पर फिर उसको ये हमारा ब्रेन ए के अंदर उसको ट्रांसमिट किया जाता है, क्योंकि ब्रेन ए में ट्रांसमिट करते हैं और उसके वो जब रजिस्ट्रेशन एरिया में जाता है तो ही हम चीज़ को समझ पाते हैं। तो चीज़ को समझने के लिए फिर से हमें हमारे IESM केंद्रों का तो उपयोग करना पड़ेगा। इसीलिए ये दोनों के बीच में लिंक होना जरूरी है, और इसके लिए फिर टेक्निक और प्रैक्टिस का भी हमें उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिंक ऐसे बनती नहीं है। अभी ये सब अलग अलग एरिया इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग अलग एरिया है और कभी अलग अलग एरिया के फंक्शन होते हैं। साइलेंट एरिया का तो हमारे अंदर ज़्यादा होता नहीं है, कभी कभार हो जाता है। इंट्यूशन तो हमें बहुत कभी कभार ही मिल सकती है, बहुत कम समय में, मतलब बहुत लंबे समय में कभी कभार मिल सकती है। तो द अदर लार्ज एरिया कॉल्ड ब्रेन बी is the administrative or upkeep area. It consists of the left, not the right, midbrain from 2 to 20 millimeters in depth. In its depth, it has an insight center or of cosmic intelligence which does not need to be taught about worldly methods, including health. तो अब पहले हमने देखा राइट मिड ब्रेन की बात आती है। अब यहाँ दूसरा जो एरिया है वो उसकी बात आती है। वो एरिया को ब्रेन बी कहते हैं, और वो एरिया हम जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए या अपकीप के लिए, मतलब अंदर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये बॉडी कर रहा है। जैसे हम सोते हैं तो सारी क्रियाएं हमारे अंदर होती है, सेल्स का रिपेयरिंग होता है, नए सेल्स बनते हैं, और सारी प्रक्रिया जो अंदर चलती रहती है। जैसे कि एक होटल होता है तो उसके अंदर भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव या अपकीप का एक विभाग होता है जो पूरे होटल के अंदर मेंटेनेंस का काम करता रहता है। इस तरह हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर भी इस तरह का शरीर की सारी क्रियाओं के का ध्यान रखने का काम ये ब्रेन भी करता है। और उसके डीप में जो लेफ्ट मिड ब्रेन है, पहले राइट मिड ब्रेन का तो देख लिया हमने, अब यहाँ राइट मिड ब्रेन के अंदर हमने इंट्यूशन देखा। अब यहाँ जो है लेफ्ट मिड ब्रेन है वो भी 2 से 20 मिलीमीटर अंदर तक में है, और उसके अंदर दूसरा जो सेंटर है उसको इनसाइट सेंटर कहते हैं, इनसाइट सेंटर ऑफ कॉस्मिक इंटेलिजेंस। तो वैश्विक प्रज्ञा है उसका, उसमें से जो चीज़ आती है वो यहाँ आती है। पहले जो है वो साइलेंट एरिया से जो आती है वो इंट्यूशन है और वो मिड राइट ब्रेन में आती है। यहाँ जो है वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस से आती है, वो इनसाइट सेंटर में आती है। और फिर व्यक्ति को ये कोई सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई
किस तरह इस शरीर को ठीक रखना है, हेल्थ को किस तरह। नॉर्मल कोर्स में तो भगवान ने ऐसा एक आयोजन तो किया ही है कि अगर हम सब कुछ हमारा खाना पीना से लेके हर चीज़ जो अगर नॉर्मल होती है तो बॉडी अपने आप में ही बहुत सारा रिपेयरिंग कर देता है। और कभी कभार तो जब कोई गंभीर रोग आता है उसके सामने भी बॉडी को लड़ने का जो रेजिस्टेंस है, इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ जो है वो इस एरिया के अंदर है और ये भगवान ने दिया हुआ है। पर हम इतना शरीर को बिगाड़ देते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोल तो हमारा नेगेटिव इमोशंस का होता है। हमारे नेगेटिव इमोशंस इतने छा जाते हैं हमारे ऊपर कि सब प्रकार के जो डिसीज़ है, जिसको हम थोड़े गंभीर डिसीज़ कहते हैं या क्रॉनिक डिसीज़ जिसको कहते हैं, वो सारे डिसीज़ जो है वो उसका मेन कारण ये है कि हमारी नेगेटिव इमोशंस का रोल इसके अंदर बहुत होता है। फिर यह जो ये सेंटर जो है वो अपने एक नेचुरल फॉर्म में जो अपने स्वरूप में काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाता है, इसलिए धीरे धीरे हमारा रेजिस्टेंस कम होता है, इम्यूनिटी कम होती है और फिर हम रोगों के शिकार होते जाते हैं। तो इतना ही करना है कि थोड़ा खान पान ठीक करना चाहिए, विचारों को ठीक करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ब्रीदिंग करना चाहिए। तो ये सेंटर अच्छी तरह काम करेगा और हमारी हेल्थ वगैरह मेंटेन हो पाएगी। हेल्थ के लिए हमें किसी के पास कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इनसाइट सेंटर हैज़ क्वालिटीज दैट आर इंट्रिंसिक। अब वो आंतरिक रूप में ये इसकी क्वालिटीज जो है वो पड़ी हुई है। इट कैन ड्रॉ अपॉन कॉस्मिक नॉलेज एंड विजडम एंड देयरफॉर नीड्स नो एजुकेशन। अब ये सेंटर इतना अच्छा है कि वो ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, ये कुछ चीज़ें जो है वो ज्ञान या जिसको हम विजडम, शानपन जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें भी जो है वो उसके अंदर आती रहती है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं बाहर से सीखने की जरूर नहीं है। जैसे हम धार्मिक शिक्षण लेते हैं क्योंकि हम ज़्यादा वाइस बने, हम ज़्यादा नॉलेजेबल बने इसीलिए। पर ये बाहर से जो कुछ भी आएगा वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि उसकी तो मेमोरी बन जाएगी और मेमोरी से जब आप जीते हैं तो वो तो एक वासी चीज़ हो गई। जैसे बासी चीज़ बासी खाना होता है तो कैसा वो शरीर के लिए नुकसान। मेमोरी जो है वो तो एक बासी चीज़ है, पुरानी चीज़ है, वो तो भूतकाल है। तो हमें तो फ्रेश चीज़ों से जीना चाहिए, पुरानी मेमोरी से नहीं। कम से कम साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर तो पुरानी मेमोरी नहीं आनी चाहिए। कोई टेक्निकल चीज़ों के प्रति ठीक है वो चल सकती है। तो ये कोई ज्ञान धर्म से या कोई व्यक्ति से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है जब ये सेंटर्स अपने आप में अच्छी तरह काम करते हैं तब। द इंटेलेक्चुअल सेंटर आई, वन ऑफ द 4 सेंटर्स इन द रजिस्ट्रेशन एरिया है सिमिलर क्वालिटीज इन ए माइनॉरिटी। अब इंटेलेक्चुअल सेंटर जिसको हम जानते हैं कि सत्व के रूप में है, तो एक अच्छा सेंटर है क्योंकि हमारे अंदर सत्व की क्वालिटी को बढ़ाता है। तो उसके अंदर भी थोड़ी ये जो इनसाइट सेंटर है हमारा अंतर्दृष्टि का केंद्र, तो अंतर्दृष्टि का केंद्र का छोटा मोटा काम ये हमारा इंटेलेक्चुअल सेंटर भी कर लेता है। तो उसके अंदर भी इस प्रकार की कैपेबिलिटी है कि वो इस तरह काम कर सकता है। However, it has to go on learning through trial and error, reward and punishment, and must continuously make efforts to balance itself with the other 3 centers, emotion, sex and movement, to maintain sanity. See diagrams. अब जो इनसाइट सेंटर है वो तो इंडिपेंडेंट है, अपने आप में वो तो सीख लेता है कुछ अंदर कॉस्मिक इंटेलिजेंस से। पर ये जो इंटेलेक्चुअल सेंटर है उसको सीखना है तो फिर उसको ट्रायल और एरर से सीखना पड़ेगा। मतलब वो गलती भी करेगा और फिर थोड़ा सीखेगा, फिर और गलती करेगा और सीखेगा, और उसके बदले में रिवॉर्ड और पनिशमेंट, वो पुरस्कार भी मिलता है या सज़ा भी मिलती है।
और इस तरह का उसको सीखते जाना है और अपने आप को बैलेंस करते जाना है। और बैलेंस किससे करना है कि दूसरे 3 सेंसर्स जो है ESM उसके साथ में उसको बैलेंस करना है। तो जैसे हम रेशियो में देखते हैं तो 5:1, तो 5 एक साइड पर है और 2:1 इसका टोटल भी 5 होता है, तो बैलेंस हुआ। तो इस तरह उसको बैलेंस करना पड़ता है अपने अंदर, एक विवेक जागृत करने के लिए या हेल्थ के लिए, एक सैनिटी के लिए ये चीज़ उसको करनी पड़ती है। The insight center can throw its light into brain A if a conscious link between the two is established. This brain B functions day and night by itself, non-stop and independently of the thinking instrument, and is responsible for body upkeep. अब इंसाइट सेंटर जो है वो ये जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर वो लाइट फेंक सकता है अगर ये दोनों के बीच में लिंक है। पहले ऊपर भी हमने लिंक के बारे में देखा था, वो इंट्यूशन सेंटर और ये वर्बल सेंटर के बीच में अगर लिंक बैठती है तो। और यहाँ जो है ये इंसाइट का सेंटर है और इंसाइट का सेंटर और ब्रेन ए है उसके साथ में अगर लिंक बहती है तो वो फिर उसका प्रकाश जो है इंसाइट सेंटर अपना प्रकाश या अपना ज्ञान जो है वो ब्रेन ए को दे सकता है। और ब्रेन बी तो क्योंकि उसका तो अपकीप का ही काम है, ठीक ठाक सब रखने का काम है, मेंटेनेंस का काम है, तो उसको तो नेचुरली दिन रात काम करना ही पड़ेगा। और उसके दिन रात के काम के अंदर सबसे बड़ी बाधा जो है वो हम ही है या हमारे विचार ही है या हमारी खास करके हमारी इच्छा। अब जैसे कि भाई नींद आ रही है पर टीवी में कोई अच्छा प्रोग्राम चल रहा है तो हम क्या करेंगे, नहीं थोड़ी देर देखते हैं। अभी क्रिकेट मैच चल रहा है तो नहीं थोड़ी देर रुको ना देखते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो है ये ब्रेन बी काम करना चाहता है पर हम उसको रोकते हैं। और इस तरह हर चीज़ों के अंदर, खाने पीने के अंदर जो चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए, जो टाइम पर खानी पीनी नहीं चाहिए उस टाइम पर खाएंगे, वो चीज़ जो खाने लायक नहीं है वो खा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम ये ब्रेन बी को काम करने से अटकाते हैं और फिर हम बीमार होते हैं। अगर हमारा व्यवहार जो है और हमारा जो पूरा एक इस तरह का होना चाहिए कि ये ब्रेन बी को सपोर्ट करे तो फिर हम अच्छी तरह रह सकते हैं, न बीमार पड़ते हैं, न कोई और तकलीफें उत्पन्न होती है। अब ये जो यहाँ अगर आपको इनर डिसिप्लिन आपने पढ़ी होगी ठीक से तो आपको याद आएगा कि इनर डिसिप्लिन के अंदर टावरिया जी ने 7 केंद्र बताए हैं। और इसके अंदर उसको जैसे कि एक कंपनी होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं ना, उस प्रकार का इनर डिसिप्लिन में बताया है। तो ये जो उन्होंने उसमें बताया कि ये हमारे 4 केंद्र है उसमें, उसके बदले 5 केंद्र उसमें बताया है और वो 5 डायरेक्टर्स बताया है उसके अंदर, क्योंकि उसमें इंट्यूटिव सेंटर को भी शामिल किया है तो वो 4 के बदले 5 केंद्र हो गए। तो वो हो गए 5 डायरेक्टर्स ये हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम कंपनी के। उसके ऊपर का सेंटर है 6 केंद्र है, वो याद है आपको, ये इनसाइट का केंद्र है। वहाँ जो बताया है वो इनसाइट सेंटर जो है वो 6 केंद्र इसको बताया है और वो मॉलिक्यूलर लेवल का है। और 7वां केंद्र जो है वो इंट्यूशन का है और वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल का या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है। और इसके ऊपर सबके ऊपर जो तत्व है इसको हम तत्व कहते हैं या आत्म तत्व कहते हैं या तत्वमसी कहते हैं, जो भी कहते हैं वो, जिसको चेयरमैन कहेंगे कि कंपनी का चेयरमैन कौन है तो आत्म तत्व है ये बॉडी ब्रेन सिस्टम कंपनी का। और उसके अंदर सीनियर डायरेक्टर, जूनियर डायरेक्टर। अब ये 7वां केंद्र है वो सीनियर डायरेक्टर है जो इंट्यूशन का है वो, 6था केंद्र है वो जूनियर डायरेक्टर्स है और बाकी के जो है 5 वो डायरेक्टर्स है बोर्ड ऑफ मीटिंग। इस तरह ये इनर डिसिप्लिन में बताया है। तो यहाँ भी ये इंट्यूशन सेंटर की बात आती है
इनसाइट सेंटर की भी बात आती है और चारों केंद्रों की भी बात आती है, चारे ISM केंद्रों की। In a human being making great progress, first a link with this insight center is established and then a link is established between the insight and intuition center, silent area। अब देखो एक पॉइंट इसमें अभी आगे ले जाते हैं। पहले तो इनसाइट सेंटर जो है उसका लिंक जो है वो ब्रेन ए के साथ में जोड़ने का, या इंट्यूशन सेंटर का भी ब्रेन ए के साथ में जोड़ने की बात कही थी। अब यहाँ कहते हैं कि इनसाइट और इंट्यूशन सेंटर है दोनों को ही लिंक कर दो, तो कोई एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान जो अंदर आएगा, क्योंकि जो साइलेंट एरिया है वो सबसे ऊपर है। साइलेंट एरिया के अंदर जो इंट्यूशन आती है वो सबसे ऊपर चिट्ठी से डायरेक्ट आती है, और इनसाइट केंद्र है वो थोड़ा इससे निम्न प्रकार का है। तो साइलेंट एरिया या इंट्यूशन का केंद्र है वो सबसे ऊपर है और वो चिट्ठी से साथ जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है, हमें जो ज्ञान है वो सीधा सीधा ज्ञान हमें इंट्यूशन सेंटर में या साइलेंट एरिया में मिलता है। इनसाइट में ये वो नहीं मिलता है। इनसाइट में क्योंकि दूसरी ओर देखें तो इनसाइट जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल का भी है, तो इसलिए वो तो और थोड़ा ग्रॉस हो गया। इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एकदम अति सूक्ष्म है। तो ये दोनों को लिंक करना है। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, द साइलेंट एरिया इज इन कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन विद द इन्फिनाइट कॉस्मिक माइंड, ऑल परवेडिंग एंड एनकम्पासिंग the whole universe, and so is able to know instantly anything worth knowing in the whole universe। तो इसको क्यों लिंक करना है? क्योंकि साइलेंट एरिया जो है वो कॉन्स्टेंटली हमेशा इन्फिनाइट माइंड जो है उसके साथ में वो जुड़ा हुआ रहता है, वो उसके साथ में उसका कम्युनिकेशन हमेशा चलता रहता है। और यूनिवर्सल जो माइंड है वो तो हम जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड के अंदर वो तो फैला हुआ है, और ब्रह्मांड के अंदर जो सारा ज्ञान है वो इन्फिनाइट माइंड के अंदर है। तो अगर इन्फिनाइट माइंड के साथ कम्युनिकेशन बनता है तो ब्रह्मांड में क्या चल रहा है वो भी हम जान सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे वो त्रिकाल ज्ञानी थे, वो इसी कारण थे कि भाई भविष्य में क्या बनने वाला था वो भी वो ये चिट्ठी द्वारा यूनिवर्सल माइंड से जान सकते थे, या भूतकाल में जो हो चुका है वो जानना है तो वो भी जान सकते थे, और इंस्टेंटली कुछ जानना है और अभी और तीनों लोकों के अंदर कि भाई अभी स्वर्ग लोक में क्या चल रहा है वो जानना है तो वो भी वो जान सकते थे। तो ये जो चीज़ें हैं वो जब ये लिंक बैठती है और साइलेंट एरिया के साथ में कम्युनिकेशन होता है तो हर समय हर घड़ी व्यक्ति सीख सकता है, जान सकता है। Brain B also includes the thalamus, the common meeting ground of brain areas A, A1 and B, as well as the 5 centers or glands in the throat, heart, solar plexus, base of the spine and gonads. These are known as chakras. In the thalamus, 72,000 pairs of nerves meet like a very complicated junction box, each pair having one sympathetic and one parasympathetic nerve fiber। अब ये जो सब ब्रेन है वो कहाँ इकट्ठे होते, एक जगह पर सब इकट्ठे होते हैं और उसको थैलेमस कहते हैं। जैसे हमारे कहते हैं कि भाई 3 नदियाँ गंगा, जमुना और सरस्वती कहीं पर पहले इकट्ठा होती थी, तो इस तरह हमारे अंदर ये जो है वो थैलेमस का जो ब्रेन के अंदर का हिस्सा है ऊपर का, आप इंटरनेट पर देख लेना, आपको थैलेमस का पिक्चर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो उस एरिया के अंदर ये तीनों ब्रेन जो है वो वहाँ को एक कॉमन ग्राउंड है जहाँ ये मिल सकते हैं। और उसके अलावा जो 5 चक्र है, जैसे कि गले का चक्र जिसको हम विशुद्धि कहते हैं, फिर इसके नीचे अनाहत है, इसके नीचे मणिपुर है, इसके नीचे
स्वादिष्ठान है और एकदम नीचे जो है वो मूलाधार है। तो 5 चक्र जो है वो उसको भी वो थैलेमस के साथ कनेक्शन है और उसके अंदर 72,000 पेयर्स ऑफ नर्व। तो एक सिंपैथेटिक की और एक से पैरासिम्पैथेटिक की, इस तरह दोनों की कुल मिला के 72,000 नर्व जो है, नर्व फाइबर, वो वहाँ इकट्ठा होती है। तो इस तरह ये थैलेमस का एरिया जो है वो योग के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा हमने पहले कहा, इस तरह बिंदु और सहस्त्रार चक्र जो है वो भी खास करके सहस्त्रार को थैलेमस के साथ में जोड़ा जाता है। फिजिकल में थैलेमस, एस्ट्रल के अंदर सहस्त्रार। तो ये चक्र और उसके काउंटर पार्ट इस तरह फिजिकल बॉडी में और एस्ट्रल बॉडी में काम करते रहते हैं। यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट जो है वो फिर आगे देखेंगे। 2-3 मिनट बाकी है, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मतलब अगर हम लोग अगर कुछ पैटर्न्स हैं हमारी जिंदगी में, तो हम लोग क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करके हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको। हाँ, कुछ हद तक इसको हम चेंज कर सकते हैं और उसके अलावा भी हम ये राइट मिड ब्रेन को अपने आप में पावरफुल बना सकते हैं, ताकि हमारा जो क्रिएटिव पार्ट जो है और वो हमारा पावरफुल बने। और मैंने जैसे बताया इस तरह हमारी सेक्स एनर्जी का राइट यूज़ हो सके, उसके लिए भी ये ज़रूरी है। और हम जैसे कि कोई पेंटिंग करते हैं या दूसरी भी चीज़ें जो हम करते हैं, कोई स्कल्पचर करता है, कोई पेंटिंग का करता है, इस तरह की जो आर्ट है वो भी ये राइट मिड ब्रेन को डेवलप करने के लिए उपयोगी है। तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मतलब हम लोगों को जो भी चाहिए उसको हम लोग एक पैराग्राफ के जैसे बना लें एंड देन फिर अपने आप को वो ऑर्डर दें क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में, और हम लोग वो चीज़ को विजुअलाइज करें। हाँ, मैंने कहा ना, इस तरह नॉर्मल कोर्स में उन 5 इंद्रिय है ना, उसके उपयोग को विजुअलाइज करना सबसे ठीक और आसान रहता है। आप शांति से बैठो, आँख बंद करके 3 स्टेप चालू कर दो और फिर एक इंद्रिय को लो। आँख की है तो फिर आँख की इंद्रिय से मैं क्या देख सकता हूँ, तो उसको विजुअलाइज करो कोई भी चीज़। फिर कान का, तो कान से एक मधुर संगीत बज रहा है, जैसे कोई आपने पूरी पहले कुछ भी सुना है तो उसमें से जो पसंद है आपको, तो कोई ऐसे ही धुन उसको याद करो और उसको कान से सुनोगे तो वो भी एक प्रकार का विजुअलाइजेशन ही हो जाएगा। और 5 इंद्रियों से इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये हम लोग रोज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली तो हम लोग जो पुराने लोग हैं वो हम सब कॉन्शियस स्लीप में ही ये करते हैं, और इसीलिए आप कॉन्शियस स्लीप जो करते हो तो उसका एक पार्ट ही है। और कुछ कॉन्शियस स्लीप इस तरह बनाई भी गई है उसकी कमेंट्री, जिसके अंदर ये है। पर ख़ास करके ये कमेंट्री गुजराती में है, तो उसको फिर से हमें बनानी पड़ती है, या अपने आप भी हम ये कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके।